गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो आप देखेंगे हर्षदा और मेरे थ्रू अगले आधे घंटे। और हमारे साथ पिछले शो से रचना वैद्य और सचिन जुड़े हुए हैं और आगे कमाई कराने के लिए श्रीकांत जुड़ेंगे हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान, और उसके अलावा विकास सालुंखे ये भी हमारा साथ देंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल, जिनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ये सब आपके लिए कुछ ही देर में इस शो पर। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी हल्का सा बाउंस बैक, बहुत हल्का सा, 18,900 को फॉर नाउ प्रोटेक्ट करता हुआ 184 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे, अभी भी 42,500 के नीचे ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज का असली पेन पॉइंट है फिर से एक बार मिड कैप इंडेक्स, जहाँ पर 850 पॉइंट की गिरावट, करीब करीब 2%। एडवांस डिक्लाइन 1:14, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 14 गिरने वाले शेयर। और उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि एफ&ओ मार्केट में अब सिर्फ एक गेनर है, एक्सिस बैंक, जो कि 1% ऊपर है। उसके अलावा सारे स्टॉक्स नीचे आज। और आज अर्निंग्स रिएक्शन काफ़ी ब्रूटल रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स 5% नीचे, उसके अलावा टेक महिंद्रा में भी गिरावट, डेल्टा कॉप 4% नीचे, L&T फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, NBFCs में अच्छी खासी गिरावट आज, कैनफिन होम्स, REC, ये सब स्टॉक्स। पॉली कैब में आज बड़ा सेलिंग प्रेशर, 3-3.5% पॉली कैब नीचे। उसके अलावा एक्साइड, IRCTC, PNB, इंडियन होटल्स, SRF, सेल, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है आज। बाइंग तो कहीं दिख ही नहीं रही है, सिर्फ एक एक्सिस बैंक को छोड़ दें तो। हर्षदा? जी हाँ, बिकवाली की पोजीशंस अच्छी खासी, और इस बीच IRM की लिस्टिंग होती हुई अनुज, तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। IRM एनर्जी, जहां पर करीब 27 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, 505 इसका इशू प्राइस था। अब देखते हैं किस तरह की पारी की शुरुआत होती हुई। 479 के आसपास सेटल होता दिखाई दिया था, लेकिन ये टिक्स जो आ रहे हैं वो 475, 476 के आसपास। एक बुरा दिन इनफैक्ट अपनी पारी खोलने के लिए शेयर बाजार में करीब करीब 5-5.25% के डिस्काउंट पर यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रेशर यहाँ पर भी डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। अनुज, मुझे तो डर उन सभी कंपनियों का है जो एक लंबी लाइन लगाकर अब मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब भी ये बड़ी टेक कंपनियां या फिर सो कॉल्ड स्टार्टअप्स आते हैं, उस टाइम पे मार्केट की हालत बिगड़ जाती है। मामा अर्थ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब देखना होगा कि प्राइसिंग किस लेवल पर आएगी। लेकिन अगर उन्होंने ठीक से प्राइस नहीं हुआ और मार्केट का हाल यही हुआ, तो फिर एक और खराब शुरुआत हो सकती है। हाँ, और उनका तो एक बार पहले भी इशू हो चुका है ना, ये उनके IPO को लेकर। और हर्षदा, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार आप लेकर आइए आइडिया फोर्ज का शेयर। आइडिया फोर्ज का शेयर प्राइस एक बार जरा स्क्रीन पर रखिए। और उसका आप मैं एक चीज़ कहूँगा इसमें बस थोड़ी सी, कि ये आज का चार्ट है आइडिया फोर्ज का। ये एक महीने का चार्ट है, ठीक है ना। 15% एक महीने में गिरा है। 3 महीने का कर दीजिए अब इसको ज़रा, और उसके बाद देखते हैं कि 3 महीने में क्या रहा है। ये शेयर 33% गिरा है, ठीक है। इसका जो प्राइस था आइडिया फोर्ज का, वो था करीब करीब 672 रुपये पर शेयर। 672 रुपये पर ये IPO आया था। लिस्टिंग वाले दिन इसने अपना हाई बना दिया था 1167 रुपये के करीब, और वहाँ से वन वे डिक्लाइन। फैंसी स्टॉक्स में, फैंसी सेक्टर्स में यही होता है। ये हमने एक बार पहले देखा था जोमेटो में, फिर देखा था नज़ारा में। ये तो IPOs की कहानी है, ये रिपीट होती रहती है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस समय जो IPO लेके आ रहा है वो सोच रहा है कि शायद गलत टाइम पे तो नहीं आ गए हम IPO लेकर। दिक्कत यही होती है कि जब तक ये लोग मन बनाते हैं, मार्केट भी टर्न कर जाता है। लेकिन देखते हैं वहां पर प्राइसिंग बहुत अहम रहेगी इन सभी कंपनियों के लिए, कि थोड़ा सा आप हाथ में छोड़े निवेशकों के लिए। अगर आप वैसे ही बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग लेकर आएंगे इस तरह के मार्केट में, ज्यादा कुछ होगा नहीं। चलिए, हमारे जानकार अब तैयार है अपने ट्रेड्स लेकर 10 के दमदार ट्रेड में। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, बताइए। वीकनेस तो परसिस्ट कर रही है, ट्रेड्स क्या ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग अर्षदा। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट में वीकनेस है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखते हो, या तो पुट कॉल रेशो को देखते हो, या जिगजैग करेक्शन के लेवल्स को देखते हो, मुझे लगता है कि मार्केट में एक ओवर रिएक्शन आ रहा है, या तो ओवर एक्सट्रीम लेवल्स पे मार्केट आ चुका है। नो डाउट कि जैसे ग्लोबल मैक्रोस बने हुए हैं, जैसे फ्लोज बने हुए हैं, एक मार्केट में फियर है। लेकिन मुझे लगता है यही एक लेवल है कि जहां पे कुछ आप अच्छे स्टॉक्स को लेके यहाँ से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का व्यू बिल्कुल ले सकते हो।
मुझे लग रहा है कि मार्केट में इन लेवल्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर निफ्टी के अगर नेक्स्ट वीक के यानी कि अगले एक्सपायरी के अगर कॉल ऑप्शंस देखते हैं तो मुझे लगता है 19,100 के कॉल ऑप्शंस को लॉन्ग किया जा सकता है। तकरीबन 90 रुपए के करीब अभी ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन्हें लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं वापस मुझे 150 से लेकर 200 के, तो 19,100 के कॉल ऑप्शंस निफ्टी के खरीदे जा सकते हैं करंट लेवल से, बट अगले एक्सपायरी के। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ लॉन्ग करना है तो जहाँ पे अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो जैसे एक्सिस बैंक है, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 966 967 पे। यहाँ पे लगता है कि 990 995 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 945। तो ये दो स्टॉक्स या इनफैक्ट दो ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे। एक्सिस बैंक में एक तेजी की पोजीशन आप कह रहे हैं लेकर चले, स्टॉप लॉस यहाँ पर 945 का रहेगा और आपका दूसरा ट्रेड 19,100 की कॉल लेना है, राइट श्रीकांत? यस, 19,100 की कॉल लेनी है, लेकिन वो अगले एक्सपायरी के लेनी है हर्षदा। हाँ, और अगर मैं लेता हूँ अगर उसे 19,100 में, तो 19,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल 86 87 में। करंट लेवल से इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे एट 30 यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट्स नजर आते हैं 150 से लेकर 200। ओके, चलिए ये इस समय निफ्टी की एक कॉल हो गई। सचिन, आपकी फ्रेश कॉल्स क्या होंगी इस समय की? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस फार्मा पे ही करना है, वहां पर काफी अच्छे मूव्स मिल रहे हैं। एंड डीवीज लैब में एक काफी बड़ी वर्टिकल ड्रॉप हुई थी पिछले 7 दिनों से, लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा था। एंड अभी भी जिस तरीके से ये 3400 के सपोर्ट को चैलेंज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे की एक ब्रेकडाउन मूव भी नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर डीवीज लैब में भी फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बनाने की सलाह होगी। अगर हम नवंबर के लेवल्स देखें तो लगभग आज सुबह ओपन हाई बनाया है 3450 के आसपास का, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 3340 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है डिवीज लैब की फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है डिवीज लैब में। एंड जो दूसरा स्टॉक है जहाँ पर एक फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है, जहाँ पे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, वो है पीएफसी का। यहाँ पर भी इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 225 के आसपास का एक इंटरमीडिएट स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी नवंबर के फ्यूचर्स में फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी 235 के स्टॉप लॉस के साथ। पीएफसी में मंदी का ट्रेड, डीवीज लैब में मंदी का ट्रेड, वीकनेस इन काउंटर्स में आगे और बढ़ेगी। विकास, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके दो ट्रेड्स क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो, ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि मार्केट में जो एक्सट्रीम सेल ऑफ देखने मिला था, अभी फिलहाल तो एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। 18,870 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में देखने मिल सकता है। तो मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक रैली यहाँ पे वापस देखने मिल सकती है। मुझे भी लगता है कि श्रीकांत जी ने जो कहा, ऊपर में मुझे लगता है वापस 19,200 के आसपास वापस एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे आईटीसी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। हमने देखा था कल भी आईटीसी में लास्ट में जो बाइंग देखने मिली थी, आज भी अगर देखो तो आईटीसी में एक अच्छा मूव यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो आईटीसी को यहाँ पे बाय करना है। स्टॉप लॉस 426 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी में जो टारगेट ऊपर निकल के आ रहे हैं वो 448 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। तो आईटीसी यहाँ पे मुझे लगता है बाय करना चाहिए। एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छा रैली यहाँ से कंसिडर हो सकता है। और दूसरा रहेगा वोल्टास। वोल्टास में मुझे लगता है लास्ट के 3 से 4 ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा है कि 810 805 एक अच्छा बेस बना चुका है। वो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिला। हमने देखा है कि लास्ट 4 दिन में 808 से ऊपर जैसे वो उस रेंज में आता है, वहां से वापस एक ऊपर की साइड की रेंज देखने मिलती है। तो एक अहम सपोर्ट जोन के आसपास वोल्टास यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो वोल्टास में 805 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 842 845 के आसपास के, तो दोनों भी काउंटर मेरे बाय साइड रहेंगे। मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली यहाँ पे इंडेक्स में देखने मिल सकती है। तो ये दोनों काउंटर में मुझे लगता है एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओके, आईटीसी और वोल्टास, तो दो लॉन्ग कॉल्स। क्या मार्केट टर्न हो रहा है? ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइनली थोड़ी सी लॉन्ग कॉल्स आनी शुरू हुई हैं, लेकिन पता नहीं, देखते हैं मार्केट में ये चलेंगी कि नहीं लॉन्ग कॉल्स। रचना जी, आपकी ट्रेड्स रह गई हैं, बताइए क्या ट्रेड्स होंगी? जी, मेरी तरफ से भी इंट्राडे के हिसाब से नाउ वी आर
क्वाइट स्ट्रेस्ड ऑन द डाउन साइड। सिर्फ उसी रीजन से हम इंट्राडे के हिसाब से अपस्विंग के लिए प्ले करेंगे और 2 काउंटर्स रहेंगे मेरे, वन इज हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स और दूसरा रहेगा ग्रासिम के फ्यूचर्स। अगर पहले हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे नवंबर फ्यूचर्स को विद स्टॉप लॉस ऑफ 3113 और ऊपर वाली साइड पे टारगेट लगाएंगे 3170 एंड 3190। और जहां तक ग्रासिम की बात है तो उसमें भी हम नवंबर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 1864 पे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 1895 एंड 1910। ओके, चलिए ये इस समय इंट्राडे में लॉन्ग्स बन रहे हैं क्योंकि शायद मार्केट बहुत प्रेस्ड है डाउन साइड पर और एक रिकवरी आ सकती है, ये इस होप में कुछ ट्रेड्स और कुछ प्राइस पैटर्न भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होप ट्रेड्स हैं, प्राइस पैटर्न्स भी इस हिसाब से बता रहे हैं कुछ। जुबिलेंट फूडवर्क अब 6% नीचे 500 ब्रेक करता हुआ, डेल्टा कॉप 3.5% नीचे, टेक महिंद्रा 1100 ब्रेक करने की तैयारी करता हुआ, तो काफ़ी डिक्लाइन यहाँ पर। लेकिन 2-3 स्टॉक्स हैं जो थोड़ी सी बाइंग दिखा रहे हैं। आईटीसी जो अभी भी पिक किया गया पैनल के द्वारा, आईटीसी में हल्का सा बाइंग इंटरेस्ट आपको इस समय दिखाई देगा। ये स्टॉक इस समय ग्रीन में है। चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो महेश पाटिल जुड़ेंगे हमारे साथ। मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल, जिनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट में करीब 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है और ये करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट मैनेज करते हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय इस टफ फेज में मार्केट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सो आई मीन लास्ट 1-2 हफ्ते में देखा हमने कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई है और इसका कारण एक तो ग्लोबल साइड में भी हमें दिख रहा है कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो थे काफी स्पाइक हो गए थे, ऑलमोस्ट 5% टच कर गए, तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क बन रही थी और आई मीन इसराइल में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके कारण भी थोड़ी सी नर्वसनेस है। सो इंडियन मार्केट अभी तक तो काफी अच्छा होल्ड कर रहा था और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी कंसर्न्स आने लगी तो यहाँ पे भी हमने रिएक्शन देखा है और ज्यादा रिएक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में आया है। हालांकि ये सेक्टर जो है वो लास्ट 9 मंथ्स में काफी अच्छे उभर के आए थे, तो वहाँ पे काफी इन्फ्लुएंस भी आए थे म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल एंड मिड कैप फंड में, तो वहाँ पे थोड़ी हमें ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है वहाँ से। हालांकि अगर नतीजे देखेंगे कंपनीज के जो आ रहे हैं अभी Q2 के नंबर्स जो आ रहे हैं, सो नतीजे कुछ मिक्स बैग है बट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। बैंक्स के नंबर्स ठीक है, आईटी में थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है, डाउनग्रेड्स है, ऑटो के नंबर्स भी ठीक है। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ डरने की बात है। ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स ऑल्सो जो है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है जो हम मॉनिटर करते हैं मंथली बेसिस पे नंबर, तो अंडरलाइंग इकोनॉमी की ग्रोथ ठीक ही चल रही है और उसके कारण अर्निंग्स ग्रोथ ये साल की जो रहेगी निफ्टी की अराउंड 15-16% के आसपास होने की उम्मीद है। तो इसके कारण अभी मार्केट में अभी जो करेक्शन फेज आ रही है उसके कारण अभी मार्केट का स्पेशली निफ्टी का अगर देखोगे लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो अभी करेक्ट होके लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ रहा है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ पे थोड़ी डाउन साइड और हो सकती है बट एक अच्छे लेवल पे आ गए जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी गुंजाइश है कि और नीचे और आ सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो स्लो डाउन होगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स उसका इम्पैक्ट आपको 1-2 क्वार्टर और वहाँ पे देख सकता है। ओके, तो महेश जी, इस समय मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो बैंकों पर आ रहा है। बैंक्स, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स चल ही नहीं रहे हैं इस मार्केट में। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक ही रहे हैं सबके, कुछ खराब रहा नहीं और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आ चुकी थी इनमें पहले। सो बैंक्स में राइट आपका ज्यादा सही है, बिकॉज बैंक्स में उसका एक कारण है मोर टेक्निकल फैक्टर है
कि बैंक्स में ओवरऑल ओनरशिप भी काफी ज्यादा थी, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स की एफआईआईस की देखोगे। वैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ओवरऑल बेंचमार्क में भी काफी बड़ी मात्रा में उसका वेटेज है। तो जब भी मार्केट में नेगेटिव एफआईआई सेलिंग आती है तो हमें देखते हैं कि बैंक्स में उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हालांकि बैंक में, जैसे आपने ठीक बात की, नतीजे ठीक ठाक ही हैं। खाली एक कारण और एक हो सकता है कि बैंक में हमने देखा है कि जो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो एक तरह से पीक आउट हो गया है। बिकॉज अभी जो बैंक्स को बेनिफिट मिल रहा था जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो मार्जिन निम्स जो है बैंक्स की वो बढ़ रही थी। अभी यहाँ पे भी रेट हमें लग रहा है कि पीक आउट हो रहा है, तो जो इम्प्रूवमेंट था निम्स में वो पीक आउट हो गए। तो यहाँ पे आगे जाके थोड़ी निम करेक्शन आ सकती है। इसलिए जो नतीजे आएंगे बैंक्स में अगले 2-3 क्वार्टर में, वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, बट अंडरलाइंग क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी है, अराउंड 15% है। सो हमें नहीं लग रहा है कि बैंक्स में वरी करने की कुछ जरूरत है फंडामेंटली। हाँ, बिकॉज ऑफ टेक्निकल फैक्टर, जो एफआई की सेलिंग हो रही है और ओनरशिप है, उसके कारण ये सेक्टर हमें वीक दिख रहा है। महेश, गुड मॉर्निंग। टेक्नोलॉजी कंपनियों के नंबर्स सारे आ चुके हैं और एक सिरे से सभी कंपनियों ने कहा है कि देखिए अभी भी पेन है, या तो अपने इनके क्लाइंट्स स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं या फिर उसे पॉज कर रहे हैं। उस कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं, लेकिन दूसरी तरफ H2 को लेकर उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है, कुछ रिवर्सल आएगा इनकी अर्निंग्स में इन द सेकेंड हाफ, या फिर ये मामला FY25 तक टल गया है? तो आईटी सेक्टर के अगर बड़ी कंपनीज के आप नतीजे देखते हैं और उनकी कमेंट्री अगर सुन रहे हैं, तो एक तो बिकॉज ग्लोबल कंसर्न होने के कारण बड़ी कंपनियां जो है आईटी स्पेंड्स या डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसको थोड़ा डिले कर रही है। सो उसके कारण ओवरऑल जो ग्रोथ नंबर्स है, ट्रेजेक्टरी, वो हमें काफी कम दिख रही है। हालांकि जो डील पाइपलाइन है कंपनीज की, जो ऑर्डर बुकिंग वगैरह है, वो काफी ठीक ठाक है। खाली एग्जीक्यूशन स्लो डाउन हुआ है। और जिस तरह से, जैसे मैंने बात की कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स अभी ज्यादा है, और अभी रिसेंटली इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण थोड़े जो कॉर्पोरेट्स है, ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, आईटी स्पेंड्स में थोड़ी और इतनी जल्दी से स्पेंड्स नहीं बढ़ाएंगे ऐसा लग रहा है। तो इसका कारण है कि अगले एक आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर में भी हमें लग रहा है कि जो स्लो डाउन दिख रही है हमें टॉप लाइन में, वो बरकरार रह सकती है। नेक्स्ट ईयर FY25 में इस जब जो भी ऑर्डर, बड़ी ऑर्डर्स जो मिली है पाइपलाइन में, उनका एग्जीक्यूशन ऊपर आ सकता है। तो आई थिंक अगले सेकंड हाफ में भी हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में आपको ज्यादा आउटलुक जो है ज्यादा इम्प्रूव होने की संभावना कम रहती है। तो टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट अगले 2 क्वार्टर्स में कम ही रहेगी, शायद और गिरावट आ सकती है इन स्टॉक्स में, लेकिन शायद वो एक मौका भी रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस समय अगर आप मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना चाहें तो क्या लार्जली आप लोग अपने पैसे को अब हैवीज की तरफ एलोकेट करेंगे? क्योंकि अब तक जो भी फंड फ्लो आया था वो बड़े पैमाने पर छोटे मझौले कंपनियों की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था। क्या वहां पर भी रिकैलिब्रेशन होगी इस करेक्शन के बाद? थोड़ा सा हमारा झुकाव जो है वो लार्ज कैप कंपनीज और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उसके तरफ है, बिकॉज वहां पे हमें ज्यादा सेफ्टी दिख रही है। वहां पे जैसे मैंने बात की कि निफ्टी की जो है ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। सो काफी स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज काफी लास्ट 6-9 मंथ्स में काफी भाग गए थे, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो आई थिंक यहाँ से मार्केट में रिस्क जो है एक तरह से थोड़ा सा रिस्क ऑन जैसे सिनारियो दिख रहे हैं, उसके कारण जो छोटी कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी कम है, वहाँ पे हमें होशियार रहना चाहिए। और जो स्टॉक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है और जिनके ओवरऑल फंडामेंटल इतने इम्प्रूव नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो एक तरह से पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए अच्छा ये मौका है कि थोड़ा पोर्टफोलियो, लास्ट 1 साल में हमने देखा था कि मार्केट की ब्रेड काफी बढ़ गई थी, तो काफी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में थोड़े बढ़ गए थे। तो ये मौका है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करके जो फ्रंटलाइन कंपनीज है और जो इवन मिड कैप, स्मॉल कैप में जो बड़ी और
लीडिंग कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं। और आई थिंक ये मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप में जो करेक्शन लग रही है, हमें लग रहा है कि वो करेक्शन शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अगर इंडियन इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है तो काफी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग्स आ सकती है। बट हमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये मार्केट में। जो सब स्टॉक चल रहे थे लास्ट 6-9 महीने में, आई थिंक वो वैसा सिनारियो अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में रिएक्शन होगा। ओके, बाय द वे वो जो हल्की सी रिकवरी आ रही थी वो फेल हो गई है। देखिए यही दिक्कत है मार्केट में इस समय, क्योंकि ट्रेंड इतना ख़राब है। अब हम आ गए हैं 18,900 तोड़ दिया अब हमने, 18,899। अब हम 18,900 निफ्टी के वो जो लेवल था उसके नीचे आ गए हैं। और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि जो ऑप्शंस के आंकड़े थे अगर वो देखें आप, तो जो 19,000 का पुट राइटर था वो तो खैर बुरा फंसा ही होगा, लेकिन उसके अलावा अब 18,850 का जो पुट राइटर है उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मामला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है। 19,000 के पुट में आज 500% का प्रीमियम जंप है। आप सोचिए अगर कल आप एक वीक मार्केट में 19,000 के पुट अगर बेच के गए होते तो आज 40 लाख शेयर की वहाँ पर 19,000 की पुट में अनवाइंडिंग हुई है। और अब अगला लेवल जो वॉच आउट करने का है वो 18,950 और 18,850 और 18,800 का भी है, लेकिन काफ़ी बुरा हाल इस समय मार्केट में। और उसके सामने आप कॉल राइटिंग देखिए क्या ज़बरदस्त हो रही है। 19,000 की कॉल में अब 2 करोड़ का बिल्डअप हुआ है आज की आज में, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग इस समय। महेश जी, इस समय आपकी एडवाइस क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स को, इस फेज़ को कैसे नेगोशिएट करें? क्योंकि कई लोगों को एक टेम्पटेशन होती है कि हमने पैसा बहुत बनाया था, अब मार्केट में अगर ज़्यादा बड़ी करेक्शन आ रही तो हम एक बार के लिए निकल जाएं और नीचे क्यों ना वापस री एंट्री करें। आपका क्या एडवाइस होगा इस समय? तो ऐसे इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि मार्केट का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू, राइट। आई थिंक जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू है मार्केट का, आई थिंक वो अभी भी अच्छा है। हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ डरना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो रिएक्शन आने की जरूरत थी, बिकॉज जैसे मैंने बात की कि ग्लोबल फ्रंट पे थोड़ी रिस्क ऑफ है, और मार्केट्स ऑल्सो काफी थोड़ी जल्दी भाग गए, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। तो हमें लग रहा है कि ये करेक्शन फेज है यहाँ पे अभी। मार्केट से अगर आप ये लेवल से अगर बेचते हैं तो वापस री एंट्री करना बहुत मुश्किल होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि नई इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो हम पहले से बात करें कि थोड़े से रुक के कीजिए, थोड़ा स्प्रेड आउट कीजिए। अगर SIP आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं। आई थिंक ये जो करेक्शन आ रही है वो एक आई मीन वेल काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड करेक्शन है। जो नॉर्मल इवन बुल मार्केट में हमने देखे हैं कि इस तरह की अराउंड 10% की करेक्शन काफी बार आती है। हमें लग रहा है कि ये ऐसी करेक्शन है, ज्यादा इस डरने की बात नहीं है, बिकॉज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स काफी ठीक है। सो मैं नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टर को कि अभी पैनिक करके निकल जाना चाहिए। हालांकि आपके अगर एसेट एलोकेशन में काफी कुछ चेंज हुआ है, राइट, तो वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग करने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग वही एडवाइस करें कि जो रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो को, अगर इक्विटी का एक्सपोजर आपका काफी बढ़ गया था तो वो आई मीन ये समय में उसको बराबर से आपका जो टारगेट एलोकेशन है उसके आसपास ले गए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड जो है इक्विटी में और बाकी जो एसेट क्लासेस है जैसे डेट में हुआ, वो काफी वेल बैलेंस्ड है ये लेवल पे। महेश पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। तो ये मार्केट आप देखिए हर टिक के साथ नीचे नीचे धीरे धीरे करके सरक रहा है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म पैसे बनाने के लिए अगर आप में हिम्मत है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शायद कुछ और बुरे दिन देखे जाए इस मार्केट में, लेकिन यहाँ से आगे लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए एक अच्छी लेवल आपको दिखेगी भी। फिलहाल 18,890 के आसपास, जैसे अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि 18,900 को हमने ब्रीच कर दिया है। अनुज, निफ्टी बैंक, मुझे याद है सुबह में आप 42,500 का जिक्र कर रहे थे, अब 42,400 भी टूटा, और लगभग कुछ देर पहले ऐसी स्थिति दिख रही थी कि कभी भी हम 42,300 के नीचे भी ट्रेड करते दिखाई देंगे। बिल्कुल हर्षदा, 41,800 मुझे लग रहा है अब ओपन हुआ है बैंक निफ्टी में,
और कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में। मुझे जिस चीज़ से डर लग रहा है कि बैंक निफ्टी में क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, क्या कारण है कि बैंक निफ्टी इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अब बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करते हुए हर्षदा पूरे 2-3 महीने हो गए हैं जिसमें वो अंडर परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से, और वो भी लार्ज बैंक्स। एचडीएफसी बैंक देखिए, अब आप हमने 200 वीक मूविंग एवरेज की बात की थी, वो लेवल करीब 1450 के आसपास था। 1479 पर तो हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक में, और ये लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने कहा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, 3 स्टॉक्स वीक रहे हैं। हर्षदा, इस मार्केट में मैं अपने एक पास्ट एक्सपीरियंस से एक चीज़ कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इस मार्केट में एक जो अच्छी थ्योरी आप लगा सकते हैं वो थ्योरी है कि हर करेक्शन पर निफ्टी अपना एक कॉर्पस बना लें कि मुझे निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कि निफ्टी में और इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में मुझे इतना पैसा डालना है, और हर 200 पॉइंट की गिरावट पे यहाँ से 20% ऐड कर दें। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा वो पैसा इन्वेस्ट होगा ही, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ से मैक्सिमम आप अगर और 1000 पॉइंट की डाउनसाइड देख रहे हैं निफ्टी पर, तो 20% 200 पॉइंट के डिक्लाइन पर, अब हम 18,900 पर हैं तो 200 पॉइंट 18,700 पर, फिर 200 मतलब 20% अभी, फिर 18,700, 18,500, 18,300, 18,100, ऐसे एक व्यू बना लें अपना कि इसमें आप 20% पैसा डालेंगे और उसके बाद फिर स्क्रीन नहीं देखेंगे कुछ टाइम के लिए। इससे आपका बड़ा पैसा बनेगा जब अगली बुल मार्केट आएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम कोई नहीं टाइम कर पाएगा। हम सुबह सुबह लेवल्स आपको बता देंगे, मैं वीरू, मतलब ये सब लेवल्स जो हैं ये लाइन इन सैंड नहीं है, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि यहीं पर मार्केट बॉटम बनेगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि आपको क्या करना है इस मार्केट में, तो हर 200 पॉइंट की करेक्शन पर 20% अपनी वो जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आप निफ्टी में कर दीजिए। फिर जी हाँ, धीरे धीरे करके ही अच्छी खासी रकम बनती हुई दिखाई देगी और इस टिप का फायदा उठाना सबसे सही रहेगा। चलिए अब हमारे जानकारों से भी इजाजत लेते हैं। सचिन, रचना, श्रीकांत, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया अपने ट्रेड्स देने के लिए। कि अब नीरज जी आ चुके हैं और उन्हीं को आप बेटन सौंप देते हैं, क्योंकि इतना पेन तो हमने देख लिया। अब नीरज जी आपकी बारी। 18,888 पर निफ्टी। 18,888, माय गॉड। चलो ये दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इस समय आपको पॉज लेने की ज़रूरत है। जो भी बहुत इन्वेस्टर्स को वीर बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन चुपचाप बैठिए और देखिए इसको, लेट इट सेटल डाउन फर्स्ट, क्योंकि आप बहुत अनसर्टन दुनिया है इस समय। किसी को नहीं मालूम कि खाड़ी देशों में क्या होगा, किसी को नहीं मालूम कि 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या आएंगे, और किसी को नहीं मालूम कि यूएस में बॉन्ड यील्ड कहाँ तक जाएगी। तो एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप थोड़े दिन थोड़ा बैठिए, सीरीज वीरीज देखिए, मूवी देखिए, खाना पीना खाइए, चुपचाप बैठिए, टेक इट ए पॉज, रादर कि मैं कुछ करना ही है मुझे, चलो अंताक्षरी खेलते हैं, वो मत करिए आप। क्योंकि ये जिस तरह से मार्केट अभी टूट रहा है ना, जिस तरह से लेवल्स टूट रहे हैं जो अभी जिक्र कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सीरियस है। और अभी आप देखिए हेज फंड की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 70-80% हो गई है, तो वो डेली आगे लिक्विडेट करेंगे, तो आप उनसे मैच थोड़ी कर सकते हैं। वो बिलियंस ऑफ डॉलर मैच कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनल जो आपको रोज सुबह मैं समझाता हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो लेकिन खैर देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में कुछ सवाल आपके लेते हैं। फिलहाल हेडलाइंस के साथ।